नमस्कार। गोल्डन पॉइंट एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के कक्षा 12 संबंधित एक विशेष बिंदु की बात कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 से संबंधित एक विशेष बिंदु स्थिर विद्युत की। जो पाठ्यक्रम में सात अंक इसके निर्धारित हैं आरबीएससी बोर्ड पैटर्न के अनुसार। 7 अंकों का ये जो पोर्शन है स्थिर विद्युत की, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसमें सर्वप्रथम जो मूल बात है वो प्रारंभ करते हैं हम आवेश। आवेश, इसकी प्रस्तावना, आवेश के बारे में हम कैसे इसको हमने पहचाना, किस प्रकार से आवेश के बारे में मानव पता चला, मानव इतिहास में आवेश का कैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई, उस विषय में हम बातचीत करते हैं। आवेश है, उसके बारे में सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व एक ग्रीक दार्शनिक हैं जिनको थेल्स के नाम था। इस ग्रीक दार्शनिक थेल्स, गणित में इनका काफी योगदान है। इनके प्रमेय कक्षा 10 स्टैंडर्ड में आती भी है। थेल्स प्रमेय के जिससे पहचानते हैं, त्रिभुज के संबंध में वो प्रमेय रहती है, तो इनका योगदान आवेश की पहचान में भी महत्वपूर्ण रहा है। तो सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक थेल्स थे, उन्होंने आवेश को पहचाना। और कैसे रूप में पहचाना? उन्होंने एक पदार्थ है अंबर, और उस अंबर को रेशम के कपड़े से रब किया, रेशम पर घिसा, जिसके कारण इस अंबर पदार्थ में छोटे छोटे कागज के टुकड़े एवं अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का इनमें गुण आ गया। इस पदार्थ में ये जो गुण है उसकी सर्वप्रथम नाम वगैरह से उन्होंने कोई इस पर नहीं, पर इस एक ये जो विशेषता है अंबर पदार्थ में आने वाली, इस परिवर्तन को सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने पहचाना। आगे फिर लगभग 2000 वर्षों तक इसके ऊपर कोई ध्यान मानवों का नहीं गया। 1600 ईस्वी में गिलबर्ट, ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट, जो एलिजाबेथ महारानी के चिकित्सक थे, इन्होंने अन्य पदार्थों में यही गुण महसूस किया। उन्होंने एबोनाइट, कांच, लाख, इनको रेशम और बिल्ली की फर से ग्रह, रेशम और बिल्ली की फर, इनको आपस में घर्षित करने पर उन्होंने यही जो गुण है, छोटे छोटे पदार्थों को जो आकर्षित करने का गुण है, वो इन्होंने भी महसूस किया। तो लगभग ये 2000 वर्षों का गैप के बाद में पुनः इस और मानव का ध्यान आकर्षित हुआ। विद्युत के क्षेत्र में या आवेश की जानकारी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कदम हमारे लिए साबित हुआ, वो था हमारे एक प्रमुख भौतिक वैज्ञानिक हैं जिनको हम बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं।
बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने अब जो आधुनिक आवेश के बारे में है या आधुनिक विद्युत की का स्वरूप निर्धारित किया। हालांकि इनके बारे में कोई पैटर्न नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन है वो केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक अच्छे लेखक भी हैं और अमेरिका की स्वाधीनता या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिन 5 लोगों ने सहयोग दिया उनमें भी एक नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन का आता है। तो एक लेखक, एक अच्छे हम वैज्ञानिक के तौर पर या टोटली हम कहें तो अपने आप को दार्शनिक कराना ज़्यादा पसंद करते थे। तो एक दार्शनिक है जो अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी है वो भी इन्होंने स्टेबलाइज की थी। तो बड़े महत्वपूर्ण 100 टॉप फिजिसिस्ट में इनकी गिनती आती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने क्या किया कि जो आवेश के बारे में है, मूल गुणों के बारे में है, उन्होंने इसको एक लक्षण के तौर पर पहचाना और छोटे मोटे विद्युत के जो उस समय प्रचलित आकाश में बिजली चमकना, अन्य हम कहें कि जो विद्युत है वो तार से प्रवाहित की जा सकती है, किसी धातु तार से प्रवाहित की जा सकती है, या हम कहें कि जो अपने अर्थ होता है जिसको हम भूसंपर्कित कहते हैं उसकी भी अवधारणा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमारे लिए तैयार की। अन्य खोजों के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन के ले गए हैं तो एक द्विफोक्सी लेंस है। द्विफोक्सी डुअल स्पेक्ट्रल यानी कि द्विफोक्सी चश्मे के लिए इसका भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आविष्कार किया। पेटेंट नहीं है पर काफी मानव की सोच को काफी उन्होंने आगे तक बढ़ाया। तो आवेश 600 ईसा पूर्व में थेल्स द्वारा सर्वप्रथम महसूस किया गया। अंबर को रेशम के ऊपर घिसने से उन्होंने अंबर के पदार्थ में या अंबर जो पदार्थ है उसके अंदर उसके गुणों के अंदर विभिन्नता पाई। उसने पाया कि वह छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं या अन्य हल्की वस्तु है उनको क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। फिर 1600 ईस्वी में जो गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट है, उन्होंने यही जो लक्षण है वो अंबर के साथ साथ अन्य पदार्थ एवोनाइट, कांच, लाख, रेशम और बिजली की फर इनको भी आपस में घर्षित करने पर यही इन्होंने जो प्रभाव है वो यहाँ प्रेक्षित किए। फिर जो वर्तमान में जो अवधारणा है विद्युत का जो कंसेप्ट है, जो स्वरूप है, उसको निर्धारित करने में बेंजामिन फ्रैंकलिन का महत्वपूर्ण योगदान हम मानते हैं। उन्होंने ये भी हमें निर्धारित किया कि आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश के क्या गुण हैं, उन गुणों के निर्धारण में आवेश 2 प्रकार का होता है। और जो ग्राउंडेड है उसके लिए कि आवेश एक क्या किया जा सकता है, उसको एक धात्विक तार में प्रवाहित किया जा सकता है। ऐसे कुछ विशिष्ट विशेषताएं इस विद्युत के बारे में उन्होंने खोजी और आधुनिक स्वरूप निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम आवेश के बारे में इन महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद में अब हम आवेश के किसी घर्षण व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि आवेश है, उस आवेश को घर्षण द्वारा आवेश प्राप्त किया जा सकता है, ये महसूस हुआ। तो कुछ पदार्थ हैं जिनको हम परस्पर घर्षित करते हैं तो उनके ऊपर छोटी वस्तुएं, जैसे आपने साधारणतः देखा होगा, दैनिक जीवन में भी देखा होगा कि जब हम बाल बनाते हैं तो कंघी वगैरह से हम बालों में जब कंघी करते हैं तो उस कंघी में भी छोटी वस्तुओं को क्या करने में आकर्षित करने का गुण हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्लास्टिक की वस्तु है वो भी क्या हो सकती है, आवेशित हो सकती है, उसके ऊपर भी आवेश उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन वाले समय हम आवेशन की प्रक्रिया को इतनी स्पष्ट तौर पर नहीं जानते जितने आज जानते हैं, क्योंकि आज हमारे पास आधुनिक परमाणु सिद्धांत है, लेकिन उस समय इस प्रकार का सिद्धांत नहीं था। तो उन्होंने इसको घर्षण के माध्यम से समझा। उन्होंने देखा कुछ विशिष्ट पदार्थ है उनको परस्पर घर्षित किया जाए तो उनके अंदर, उनके अभिलाक्षणिक गुणों के अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो हम आवेश की वैसे कोई परिभाषा तो नहीं है, पर आवेश को हम छोटी सी अपनी अनुभविक व्याख्या हम आवेश के बारे में दे सकते हैं। आवेश को परिभाषित हम कर सकते हैं। तो आवेश जब
पदार्थों को घर्षित करने पर पदार्थ विद्युतमय हो जाते हैं। पदार्थ विद्युतमय हो जाते हैं एवं विद्युतीय तथा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इस अभिलाक्षणिक इस पदार्थों के लाक्षणिक गुण को आवेश कहते हैं। जब पदार्थ को घर्षित करें तो पदार्थ विद्युतमय हो जाते हैं एवं विद्युत तथा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसी पदार्थ का ये जो गुण है विद्युतमय होकर विद्युतीय और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने का ये जो अभिलाक्षणिक गुण है इसी को हम आवेश कहते हैं। इस प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं एवं इस प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम आवेशन के नाम से जानते हैं। अब कुछ पदार्थ है जिनके बारे में हम दर्शन से आवेशों के प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। तो आवेश हैं वो आवेश दो प्रकार के होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के प्रकार के बारे में बात की थी और एक अन्य हम गुण अभी आवेशों का पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण नियम, उसके बारे में भी हमें जो अवधारणा है वो ये भी एक आनुभविक नियम है, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा विकसित किया हुआ नियम है। तो आवेशों का प्रकार, तो हमने देखा कि जब क्या किया जाए, उन्होंने दो बातें बेंजामिन ने मानी। वो क्या थी कि उन्होंने एबोनाइट या कांच को रेशम के कपड़े पर रेशम से रगड़ा तो कांच पर उत्पन्न आवेश को धनावेश का और एबोनाइट या लाख को रेशम से रगड़ा तो एबोनाइट पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश का पुनः देखिए, हम बात करें आवेश, तो आवेश की डेफिनेशंस की, तो पदार्थों को जब क्या किया जाए, घर्षित किया जाए तो पदार्थ विद्युत में हो जाते हैं, उनके गुणों में भिन्नता आ जाती है और उस भिन्नता के कारण वो विद्युतीय और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो गुणों की भिन्नता है, ये जो अभिलाक्षणिक गुण है जो घर्षण के कारण उन पदार्थ के अंदर विकसित हुआ है या उत्पन्न हुआ है, इसी अभिलाक्षणिक गुण को हम आवेश कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है जिसके कारण ये अभिलाक्षणिक गुणों में परिवर्तन आता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के प्रकार दो बताए, एक धनावेश और एक ऋणावेश, आप आसानी से जानते हैं। तो जब कांच को पदार्थों को उन्होंने घर्षित किया और घर्षित पदार्थों के अंदर उन्होंने आणविक तौर पर टॉस किया और टॉस करके उन्होंने कहा कि देखिए कांच को जब रेशम से निकले तो जो
कांच के ऊपर जो उत्पन्न आवेश है वो धनावेश है, और एगोनाइट को जो हम रेशम पे रख रहे हैं तो एगोनाइट की छड़ पे जो उत्पन्न आवेश है वो ऋणावेश है। अब उन्होंने इन दो प्रकारों के बारे में कैसे जाना, तो उन्होंने क्या किया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे उन्होंने एक साधारण सा प्रयोग किया। कांच की छड़ थी और उस कांच की छड़ को उन्होंने क्या किया, रेशम के कपड़े से घिसा। ये कांच की छड़ है आवेशित, और एक दूसरी कांच की छड़ ये भी आवेशित। इनके बीच में रिपेल हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। और उन्होंने एक कांच की छड़ जो आवेशित है उसके पास एक अन्य एगोनाइट की आवेशित छड़, जब वो उसके पास रह गए तो इनमें आकर्षण, तो स्नातक लड़की की कांच की छड़ है वो एगोनाइट की छड़ की तरफ आकर्षित हुई, और जब कांच के पास कांच की आवेशित छड़ लगाएगी तो वे एक दूसरे से दूर हटी, अर्थात उनके बीच में प्रतिकर्षण हुआ। तो उन्होंने आवेशों के प्रकार के बारे में निर्धारित किया कि आवेश एक प्रकार का नहीं, आवेश दो प्रकार के हैं। कांच की छड़ पर भिन्न आवेश है जबकि एगोनाइट की छड़ के ऊपर भिन्न आवेश है। कांच की छड़ पे जो अनुभविक आवेश है उसको उन्होंने धनावेश नाम से संबोधित किया, और जो एगोनाइट छड़ पर रेशम से रगड़ने से जो आवेश हमें उत्पन्न हुआ है उस आवेश को नाम दिया उन्होंने ऋणावेश। इस प्रकार से आवेशों का दो प्रकार आपके सामने हैं, धनावेश और ऋणावेश। अन्य गुणों की बात करें तो ये जो दो प्रकार के आवेश हैं, ये आवेश जब सजातीय होते हैं, आवेशों के संबंध में हम ये भी कह सकते हैं कि आवेश सजातीय हो तो प्रतिकर्षित करते हैं, तथा आवेश क्या हो, विजातीय हो तो आकर्षित करते हैं। अर्थात धनावेश प्रतिकर्षित, धनावेश ऋणावेश के बीच में प्रतिकर्षण, जबकि धन और ऋण या ऋण और धन के बीच में क्या रहेगा, आकर्षण हमें अनुभव होता है। तो आवेशों के प्रकार दोगे और आपको ये भी बताएगा कि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण हमें देखने को मिलता है। अब हम आवेशों के अन्य गुणों के बारे में बात करें, उनसे पहले हम आवेश के मापन की इकाई हम पढ़ लें। आवेशों के भौतिक में किसी भी चीज को, किसी भी राशि को पढ़ने से पूर्व उसके मापन की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हम आवेश का मापन की बात करें तो आवेश की जो एसआई इकाई है, आवेश की एसआई यूनिट वो है कूलॉम, और ये भी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम पर इसको हम दर्शाते हैं। और आपको पता है कि जो भी हम वैज्ञानिक के नाम पे जिन मात्रकों को दर्शाते हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, तो ये सी, कैपिटल सी से हम इसको शो करेंगे। तो आवेश की जो एसआई यूनिट है वो है कूलॉम। अन्य आवेश की जो इकाई है कूलॉम वो एक बड़ी इकाई है, इसमें जब हम कूलॉम लॉ पढ़ लेंगे तो इसके बारे में हमारे पास और क्लियरेंस आ जाएगा। आवेश की जो अन्य इकाइयां हैं, छोटी इकाइयां, उनको हम कहते हैं माइक्रो कूलॉम, नैनो कूलॉम और पिको कूलॉम। एक माइक्रो कूलॉम इक्वल्स होता है 10 की पावर -6 कूलॉम। ये अन्य सूक्ष्म इकाइयां हैं आवेश की। एक नैनो कूलॉम वो होता है 10 टू पावर -9 कूलॉम, और एक पिको कूलॉम वो होता है 10 टू पावर
-12 कूलम। आवेश की हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो होती है स्टेट कूलम, स्थित कूलम या स्टेट कूलम। इसको हम ESU से दर्शाते हैं, स्टेट कूलम। एक कूलम इक्वल्स होता है 3 × 10⁹ ESU, स्टेट कूलम। एक अन्य मात्रक जिसको हम इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक भी कहते हैं, विद्युत एक विद्युत चुंबकीय मात्रक जिसको 1 कूलम, एक कूलम के नाम से जानते हैं। ये होता है वो स्टेट कूलम, एक कूलम या कहा जाए तो एक, ध्यान देते हैं, एक स्टेट कूलम बराबर 1/10 एक कूलम। एक अन्य प्रचलित जो इकाई है आवेश की वो है फेराडे। फेराडे, यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये फेरेड नहीं है, ये है फेराडे, FARADAY। फेराडे, फेरेड होती है वो धारिता की इकाई होती है जो आप चौथे अध्याय में पढ़ेंगे। ये है फेराडे, और एक फेराडे बराबर होती है 500 कूलम। ये बड़ी इकाई है। तो हमने इसकी आवेश इकाइयों के बारे में बात की। जो ऐसा यूनिट सबसे प्रचलित जो ऐसा यूनिट है वो होती है कूलम, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम पे है, जिसका हम नियम आगे पढ़ने जा रहे हैं। कूलम नियम के नाम से हम पढ़ेंगे। इसकी अन्य जो लघु इकाइयां उनके अंदर हम पढ़ें तो एक माइक्रो कूलम 10⁻⁻⁶ कूलम होती है, एक नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम, एक पिको कूलम 10⁻⁻12 कूलम। इसकी सीजीएस यूनिट की हम बात करें तो वो होती है स्टेट कूलम, जिसको हम ESU से प्रदर्शित करते हैं। तो एक कूलम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। इसका एक विद्युत चुंबकीय मात्रक है जिसको एक कूलम द्वारा दर्शाते हैं, और एक ESU बराबर 1/10 एक कूलम के इक्वल होता है। और एक अन्य प्रचलित इसका मात्रक है फेराडे, वो है एक फेराडे में 96500 कूलम्स होते हैं, ठीक है, 96,500 कूलम के इक्वल होता है। ये आवेश की हमने 2 प्रकारों की बात की, और हमने ये जाना कि आवेश सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, और ये आवेश के अन्य इकाई। अब हम आवेश के अन्य गुणों के ऊपर बात करें तो आवेश का एक अन्य गुण जो साधारण अनुभवी गुण है, जिनको हमने छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से अनुभव किया है, उनकी हम व्याख्या कर रहे हैं। जितनी हम आवेश के बारे में सरलतम व्याख्या करेंगे उतनी ही स्थिर जो हमारी स्थिर विद्युत की है उसके ऊपर अपना प्रभाव अच्छा रहेगा। तो हम आवेश के अन्य गुणों के अंदर मैं पहले बात कर लूं आवेश के गुणों की। तो आवेश की इकाई और 2 गुणों के बारे में हमने बात करी। आवेश के प्रकार 2 होते हैं, और सजातीय आवेशों में आकर्षण और विजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो आवेश के गुण, इनमें एक गुण आप ये भी कह सकते हैं कि आवेश स्थानांतरणीय होते हैं। आवेश स्थानांतरणीय होते हैं। आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, तभी वस्तु आवेशित होती है। और आप ये भी जानते हैं कि जब हम 2 वस्तुओं को घर्षित करते हैं तो एक वस्तु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थापित हो जाते हैं, जिससे एक वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं वो धनावेशित हो जाएंगी, ऋणावेशित हो जाएंगी, और जिससे इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है वो धनावेशित हो जाएंगी। तो आवेश एक स्थानांतरणीय गुण है, जिसको हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या कह सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो है वो आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंध रहता है।
आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित रहता है। द्रव्यमान से संबंध रहने का मतलब कि यदि द्रव्यमान होगा तो ही हम उस वस्तु पर आवेश लाया जा सकता है, जबकि इसका उल्टा नहीं होता है। द्रव्यमान है वो आवेश संबंधित नहीं हो सकता। द्रव्यमान किसी वस्तु का लिया जा सकता है, वो आवेश हो नहीं हो कोई आवश्यक नहीं है, पर यदि कोई वस्तु आवेशित है तो ये है कि उस वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा। तो आवेश है वो सदैव क्या रहता है, द्रव्यमान से संबंधित रहता है। एक हम इसके गुण की बात करेंगे, वो है आवेश पर वेग की अनिर्भरता रहती है या निश्चलता रहती है। वेग की इसको निश्चलता का आवेशों पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? जिस प्रकार से द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान पर क्या है कि जब द्रव्यमान किसी द्रव्यमान की वस्तु को हम अत्यधिक वेग से गतिशील करवाते हैं तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। उसका द्रव्यमान m डैश है वो m नॉट प्रारंभिक द्रव्यमान 1 - v² के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि यदि हम किसी m नॉट द्रव्यमान की वस्तु को v वेग से गतिशील करवाएंगे तो उसका जो हमें आभासी द्रव्यमान है वो m डैश इस प्रकार से प्रेक्षित होगा। परंतु ऐसा प्रभाव, इस वेग का प्रभाव जैसा द्रव्यमान पर होता है वैसा आवेशों पर नहीं होता है। यदि आप 2 कूलम्ब की वस्तु को v वेग से गतिशील करवाएंगे तो भी वस्तु पर आवेश 2 कूलम्ब ही रहेगा। यदि वेग आप बढ़ा देंगे तो भी आवेश का मान 2 कूलम्ब ही रहेगा। यानी आवेश है वो द्रव्यमान की भांति वेग से प्रभावित नहीं होते हैं, वेग में निश्चलता बनाए रखते हैं। ये हमने वेग संबंधी निश्चलता गुण को पढ़ा। अब हम बात करते हैं आवेशों के अगले गुण की, वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का गुण अर्थात यदि किसी वस्तु को, कोई भी आपके पास वस्तु है उसको आप 1 कूलम्ब चार्ज से आवेशित कर लेते हैं किसी भी विधि के माध्यम से, फिर हमने इसको 2 कूलम्ब आवेश और दे दिया, फिर हमने इसको 3 कूलम्ब आवेश और दे दिया, तो वस्तु पर नियत कुल आवेश की हम बात करें तो वस्तु पर कुल आवेश या आवेश जो कुल होगा, टोटल चार्ज होगा, कुल आवेश, वो कुल आवेश साधारण योग नियम का पालन करता है, यानी कि योज्यता का पालन करता है। तो कुल आवेश, टोटल आवेश होगा वो होगा 1 कूलम्ब प्लस 2 कूलम्ब और प्लस तीसरी बार में 3 कूलम्ब अर्थात 6 कूलम्ब उसके ऊपर आवेश आ जाएगा। अर्थात वस्तु पर जो आवेश है वो योज्यता का पालन करता है। इससे हम एक बात और भी समझ सकते हैं कि जो साधारण योज्यता नियम का पालन जो राशियां करती है वे राशियां अदिश होती है, और जो सदिश योज्यता नियम का पालन करती है राशियां सदिश होती है। तो एक गुण हम यहीं से और आवेश के बारे में एक जानकारी और हम सम्मिलित कर सकते हैं, वो ये है कि आवेश अदिश राशि है, अर्थात आवेश पर किसी दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता, आवेश अदिश है। ये इसी का योज्यता गुणधर्म से हमने डेवलप कर लिया है। इस बात को भी हमने समझ लिया है कि आवेश को दिशा का प्रभाव नहीं होता है। यही जिन राशि पर दिशा का प्रभाव नहीं होगा वही साधारण योज्यता नियम का पालन करेंगे। ठीक है।